स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हुक्स लॉ की। मतलब इसके स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मैटर की मतलब कोई भी स्टेट हो, जैसे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस स्टेट हो, ठीक है। हम ये बात करते हैं कि जैसा ये स्प्रिंग ही है, इसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है। मतलब कि हम ये देखते हैं कि ये इसको कितना के खींचा जा सकता है, ये खराब ना हो, ठीक है। अब उस लिमिट में रहते हुए अगर मैं इस पर कुछ वजन इसके साथ अटैच करता हूँ, तो इसकी जो साइज है, मतलब ये अगर इसको हम देखें तो ये इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। मतलब ये कुछ एक्सटेंड हो जाएगा, और ज्यादा अगर इसके साथ वजन बांध देते हैं तो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे ये छोड़ेंगे, ये वजन हटाएंगे, तो ये क्विकली से तेजी से वापस अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसकी तरफ आएगा, मतलब नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब ये जो एक स्टेटमेंट है, इसको हुक्स लॉ ने इस तरह से बयान किया कि अगर आप किसी बॉडी पर उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, यानी जैसा मैंने स्प्रिंग की बात की कि उसके मटेरियल को देखते हुए क्या आया कि उसको कितना के आप खींच सकते हैं, ठीक है। और फिर कि वो कि उसमें कितनी फोर्स को सेव करने की ताकत है, ठीक है, यानी जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो उसमें उस लिमिट में रहते हुए जब हम जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जी, स्ट्रेस आप जानते हैं कि ये हमारे पास वो फोर्स होती है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पर यूनिट स्क्वायर एरिया पर, ठीक है। अब ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए अप्लाई करता है, तो जारी बात है कि स्ट्रेन पर जो स्ट्रेन है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब स्ट्रेन क्या चीज होती है जी? स्ट्रेन रेशियो है। मैं यूं कहूंगा कि वो जो चेंज आई है, ठीक है, शेप में, साइज में ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसको उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ जी? उसकी ओरिजिनल साइज या शेप के साथ, ठीक है, ओरिजिनल उसके साइज के साथ। तो ये जो रेशो आती है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड स्ट्रेस के, ठीक है। अब इसी बात को अगर हम देखें तो स्प्रिंग के केस में मैं ये कहता हूं कि बॉडी यहाँ पर इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये इसकी वो पोजीशन है जब मैंने इस पे एक मैस अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, मतलब एक डायमेंशन में, ठीक है। तो इसमें हम यूं बात करेंगे कि स्ट्रेस जो हम पर यूनिट जो स्क्वायर एरिया के हवाले से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली एक फोर्स है ये, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन क्या चीज है जी? वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जब एक लीनियर हम मोशन के हवाले से बात कर रहे होंगे तो ये आएगा, ठीक है। और इधर से हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, मतलब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब इक्वालिटी में तब्दील करेंगे तो के इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा एक्स के। अब के क्या चीज है जी? के स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि आप जानते हैं कि वो हर मटेरियल और स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी उसके हवाले से उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इस वाले रिलेशन को जो ऊपर मैंने लिखा था स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी? यहाँ से चले मैं कलर चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा ब्राइट कलर हो जाए, ठीक है, ये हमें सही तरह से नजर नहीं आ रहा होगा जी। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन के, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर हमने के को देखना हो इसकी वैल्यू को इस सिस्टम के लिए, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी? ये स्ट्रेन को इधर आके डिवाइड कर देंगे, यानी स्ट्रेस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन ये किसके इक्वल आ जाएगी जी? के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हुक्स लॉ है, जो कि मैंने कहा था कि वो अप्लाई होता है मैटर की ऑल स्टेट्स के ऊपर। अब स्प्रिंग की एग्जांपल इसी दी कि हम जो है वो आम लाइफ में इससे डील कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी एक सॉलिड फॉर्म है। फिर इसी तरह लिक्विड्स में जैसे एक वाटर है, वाटर के अंदर जो लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में, तो उनकी भी एक इलास्टिसिटी होती है। मतलब अगर हम उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, आपस में एक मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हिस्सा से मूव करते हैं, ठीक है। तो वो भी, उनमें भी एक इलास्टिसिटी होती है। इसी तरह अगर हम गैस में आ जाएं तो गैस में जो एयर, अगर हम एयर को ले लें तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी जब हम बोलते हैं तो वो एक, यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सूरत में हमारी आवाज आगे जाती है। मतलब कुछ कंप्रेशन होता है, मतलब वो करीब आते हैं फिर वो दूर जाते हैं, ठीक है, मतलब उनमें थोड़ा सा गैप आता है, ठीक है, इस तरह से फिर वो क्लोज हो जाते हैं, कंप्रेस हो गए लेयर्स, ठीक है, फिर उनमें थोड़ा सा जो है वो इस तरह से रेयर फ्रैक्शन, तो इस तरह से वो आवाज ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम ये देख सकते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी है वो तो गैस में भी, लिक्विड में और सॉलिड में सब में ही एग्जिस्ट करती है। मतलब ये हुक्स लॉ जो है वो तमाम मैटर की स्टेट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। फिर हमने ये देखा कि अगर मैं इसी हुक्स लॉ की स्टेटमेंट को थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं और इसको ग्राफिकली अगर हम समझ रहे हों
तो हमने ये देखा कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मतलब उसके पर, हम यूं कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करें पर स्क्वायर मीटर एरिया पर, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले उसकी जो साइज है, ठीक है, या उसकी जो शेप है, ठीक है, उसमें जैसे स्प्रिंग को मैंने खींचा तो वो उसकी लेंथ में इजाफा होता गया, ठीक है, मतलब एक उसमें एक्सटेंशन आती है, या हम यूं कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब हम जिस मटेरियल के हवाले से बात कर रहे हैं उसको हम देखते हुए उधर सिचुएशन को समझ जाएंगे जी, ठीक है। तो यहाँ से एक उसका रीजन कहलाएगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो रीजन है जो कि इसकी इलास्टिक लिमिट है, मतलब कितनी गुंजाइश थी इसमें खींचने की, इतनी स्ट्रेस हम अप्लाई करते रहेंगे यहाँ तक, ठीक है, मतलब इसमें इंक्रीज, एंड यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा 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 इंक्रीज आ रहा था यहाँ तक, ठीक है। तो इतनी अमाउंट तक, अब ये 20 न्यूटन है या जितने भी है ना, ये जितनी भी है, अब ये इसमें यहाँ तक, मतलब ये एक आया चेंज, अगर हम इधर से इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगी, मतलब अपनी इलास्टिसिटी की उस प्रॉपर्टी को ओबे करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, इलास्टिक लिमिट को, और उससे ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, तो यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक अगर हम देखें, इसको फील करें, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसका वो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें इसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन है, मतलब कि अब ये वापस इस लिमिट के बाद ये वापस स्प्रिंग सही नहीं होगा, बल्कि अगर हम इस पे और फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ कुछ यानी जो है वो उस फोर्स को, उसकी फोर्स के साथ साथ कुछ और एक्सटेंड करेगा, ठीक है, मतलब स्प्रिंग नहीं बनेगा बल्कि एक वायर की शक्ल बन जाएगी। लेकिन अब हम इस लिमिट को जब इससे और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे जरा सी भी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, इसमें एक दरार आ जाएगी या टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हुक्स लॉ है उसके मुताबिक जो उन्होंने एक बात की थी कि आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैटर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, जिसे हमने स्ट्रेस का नाम दिया था, तो स्ट्रेन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और उस लिमिट के अंदर अंदर जो कि इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है सब्जेक्ट की।